मेनहैंड बैंक के आलीशान दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा 10 साल का नन्हा बर्नार्ड गैरेट जूतों पर ब्रश चला रहा था। उसके हाथ जानबूझकर कछुए की रफ्तार से रेंग रहे थे ताकि लोग उसे एक मामूली और समझहीन गरीब बच्चा समझें। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो वहां जूतों की नहीं बल्कि अपने बिजनेस माइंड की पॉलिश कर रहा था। उसके कान रडार की तरह खुले थे जो अमीर बैंकर्स के बीच होने वाली करोड़ों की डील्स और उनके व्यापारिक रहस्यों को खामोशी से सुन रहे थे। दिन ढलते ही वो अपनी उस सीक्रेट नोटबुक को खोलता जहां अमीरों के वे सारे फॉर्मूले अब उसके हथियार बनने के लिए दर्ज हो चुके थे। एक दिन बर्नार्ड खिड़की के पीछे छुपकर बैंकर्स की बातें सुन रहा था कि तभी एक क्लाइंट के ड्राइवर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ड्राइवर ने उसे बुरी तरह फटकारते हुए कहा, इन गोरे लोगों के बिजनेस की जासूसी करना बंद कर। उसी शाम जब बर्नार्ड के पिता ने उसकी नोटबुक देखी, उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे के पास एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी थी। पिता ने भारी मन से कहा, बेटा, तेरे अमीर होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि ये समाज और यहाँ के गोरे लोग तुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। 15 साल बीत गए। बर्नार्ड ने अपनी मेहनत की कमाई से कुछ पैसे जोड़े और अपनी पत्नी व छोटे बेटे के साथ टेक्सास के उस दमघोंटू माहौल को छोड़कर सपनों के शहर लॉस एंजलिस चला आया। यहाँ वे अपनी पत्नी के चाचा के घर एक बेहद छोटे और तंग कमरे में किराए पर रहने लगे। चाचा अक्सर बर्नार्ड को ताना मारते और सलाह देते कि उसे किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर लेनी चाहिए, लेकिन बर्नार्ड की आंखों में लॉस एंजलिस के रियल एस्टेट मार्केट पर राज करने का जुनून था। जब बर्नार्ड अपने बेटे को सुलाने गया तो चाचा ने उसकी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि उसका पति नाकाम है, लेकिन पत्नी ढाल बनकर अपने पति के सम्मान में खड़ी हो गई। कमरे के बाहर खड़ा बर्नार्ड यह सब सुन रहा था। उसने अपनी पत्नी से वादा किया कि वह बहुत जल्द उसे इस तबेले जैसी जगह से बाहर निकाल ले जाएगा। अगले ही दिन से बर्नार्ड मिशन पर निकल गया। उसने लॉस एंजलिस के पूरे रियल एस्टेट बाजार को खंगाल डाला, कीमतों का बारीकी से अध्ययन किया और अपनी रातों की नींद हराम कर दी। आखिरकार उसकी नजर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर पड़ी। समस्या यह थी कि वह बिल्डिंग एक गोरे बाहुल्य इलाके में थी और उसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। बर्नार्ड के पास सिर्फ बिल्डिंग खरीदने भर की पूंजी थी। उसकी पत्नी हैरान थी कि वह एक वाइट नेबरहुड को क्यों चुन रहा है। उसने समझाया, अश्वेत इलाके अब बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले हो चुके हैं, वहां विकास की जगह नहीं बची। अगर हमें बढ़ना है तो अपना विस्तार करना ही होगा। उसकी पत्नी ने निवेश के लिए प्लांटेशन जैज क्लब के मालिक मॉरिस का नाम सुझाया, लेकिन मुलाकात के दौरान वह बहुत दिखावा कर रहा था और बर्नार्ड का मजाक उड़ाने लगा। बर्नार्ड का स्वाभिमान जाग उठा और वह तुरंत वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी से साफ कह दिया कि ऐसे घमंडी इंसान से उसे कोई मदद नहीं चाहिए। पत्नी ने बर्नार्ड को समझाया कि मॉरिस का यह अंदाज सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक नकाब है। असल में वह एक बेहद चतुर इंसान है जिसकी पहुंच शहर के मेयर तक है। अब बर्नार्ड के पास सीधे बिल्डिंग के मालिक के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस आयरिश मालिक ने बिल्डिंग के लिए $40,000 की मांग की। बर्नार्ड ने मोलभाव करके कीमत को $30,000 तक लाने की कोशिश की पर नाकाम रहा। तभी बर्नार्ड ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। वो भुगतान को 2 किस्तों में बांटने का प्रस्ताव रखता है, $30,000 तुरंत और बाकी के $10,000 तब जब बिल्डिंग पूरी तरह से किराए पर चढ़ जाएगी। आयरिशमैन संदेह के साथ पूछता है कि इतने किराएदार आएंगे कहां से? बर्नार्ड आत्मविश्वास से जवाब देता है, अश्वेत समुदाय के डॉक्टर, वकील और शिक्षक, वे लोग जो उन गंदी बस्तियों से बाहर निकलकर सम्मानजनक जगह ढूंढ रहे हैं, उन्हें मैं यहां लाऊंगा। बर्नार्ड का ये बेबाक अंदाज और उसकी गणितीय प्रतिभा उस आयरिशमैन को हैरान तो कर देती है, लेकिन वह जोखिम लेने से डरता है और साफ मना कर देता है। वहां से निकलने से ठीक पहले बर्नार्ड की पैनी नजर मेज पर रखे कैलेंडर पर पड़ती है, जहां वह बैंक मैनेजर मिस्टर रीड का नाम पढ़ लेता है। उसी दोपहर बर्नार्ड बैंक पहुंचता है, लेकिन वहां की रिसेप्शनिस्ट उसके चेहरे पर सफेद झूठ बोलती है। वह उस अश्वेत व्यक्ति को किसी भी तरह बैंक से बाहर निकालना चाहती थी। वह कहती है, मुझे खेद है, मिस्टर रीड बाहर गए हैं। बर्नार्ड शांति से कहता है, मेरी नजर काफी तेज है और मैं उनकी मेज पर रखी नेम प्लेट साफ पढ़ सकता हूं। रिसेप्शनिस्ट चिढ़कर बात पलट देती है, माफ कीजिए, मेरी जुबान फिसल गई थी, मिस्टर रीड अभी आपसे नहीं मिल सकते। बर्नार्ड हार नहीं मानता।
वह बैंक के बाहर सड़क पर घंटों मैनेजर का इंतजार करता है। काम खत्म होने के बाद जब मैनेजर बाहर आता है तो बर्नार्ड उसे बीच सड़क पर ही रोक लेता है और पूरी डील समझाकर लोन की मांग करता है, लेकिन बात फिर भी नहीं बनती। शाम को बर्नार्ड पूरी तरह टूट चुका होता है। वह हार मानने ही वाला होता है कि तभी फोन की घंटी बजती है। लाइन पर वही आयरिशमैन था। वह गुस्से में पूछता है, क्या तुमने बैंक में मिस्टर रीड से लोन लेने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया? बर्नार्ड का जवाब होता है, हाँ। लेकिन अगले ही पल वह आयरिशमैन एक ऐसी खुशखबरी देता है जिसे सुनकर बर्नार्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बताता है कि मैनेजर उसे लोन देने के लिए तैयार है क्योंकि वह आयरिशमैन खुद बर्नार्ड का गारंटर बनने जा रहा है कि उसे यकीन हो गया था, ऐसा इंसान बिजनेस में कभी नहीं हार सकता। इस जीत का जश्न मनाने के लिए बर्नार्ड की पत्नी उसे मॉरिस जैज़ क्लब ले जाती है। इस बार मॉरिस खुद बर्नार्ड के पास आता है और सम्मान के साथ बात शुरू करता है। मॉरिस स्वीकार करता है कि जब भी कोई अश्वेत व्यक्ति सफल होता है तो उसे दिल से खुशी होती है। भाई नई बिल्डिंग में मरम्मत का काम कर रहे होते हैं, तभी एक गोरी किराएदार महिला उन्हें देख लेती है और चिल्लाने लगती है। बर्नार्ड शांत लहजे में कहता है कि उसने यह बिल्डिंग खरीद ली है। वह बुढ़िया उपहास करते हुए कहती है, यह गोरों की बिल्डिंग है, तुम इसके मालिक हो ही नहीं सकते। तभी वहां बर्नार्ड के चचेरे भाई का दोस्त मैट आता है। बर्नार्ड उससे पूछता है, क्या तुम्हें एक अश्वेत के लिए काम करने में कोई झिझक है? मैक मुस्कुराकर कहता है, दोस्त, पैसा हरा होता है, मुझे रंग के नाम पर बस इसी एक रंग की चिंता है। कुछ ही घंटों बाद उस बुढ़िया की शिकायत पर पुलिस वहां आ धमकती है। पुलिस का मानना था कि एक अश्वेत व्यक्ति मालिक होने का ढोंग कर रहा है। जब बर्नार्ड कहता है कि वह सच में मालिक है तो पुलिस उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन जैसे ही बर्नार्ड अपनी जेब से मालिकाना हक के असली दस्तावेज निकाल कर दिखाता है तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। उसी शाम बर्नार्ड उसी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में रहने चला जाता है। वह बुजुर्ग महिला एक अश्वेत के साथ एक ही छत के नीचे रहना बर्दाश्त नहीं कर पाती और अगले ही दिन घर छोड़कर चली जाती है। यह बर्नार्ड की सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि नस्ल भेद के खिलाफ एक बड़ी जीत थी। और इसी कामयाबी के दम पर बर्नार्ड अपनी पत्नी को एक आलीशान घर तोहफे में देता है। लेकिन सफलता का यह सफर अचानक थम जाता है। बर्नार्ड के पार्टनर आयरिशमैन की अचानक मौत हो जाती है। जब बर्नार्ड अपना आधा हिस्सा मांगने पार्टनर की पत्नी के पास जाता है तो वो उसे मार्केट से 4 गुना कम कीमत थमाकर उसकी औकात याद दिलाती है। वो साफ कह देती है कि वो किसी अश्वेत ब्लैक के साथ बिजनेस नहीं करेगी। वो बर्नार्ड को खुली धमकी देती है, अगर ज्यादा चालाकी की तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि करोड़ों की वो पार्टनरशिप सिर्फ जुबानी थी, कागजों पर उसका कहीं नाम तक नहीं था। बर्नार्ड एक खौफनाक चक्रव्यूह में फंस चुका था। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो चुपचाप इस भीख को कबूल कर ले या मुकदमा लड़े जिसमें उसकी हार तय थी। गवाह की तलाश में बर्नार्ड बैंक मैनेजर के पास पहुंचता है, लेकिन मैनेजर उससे मिलने तक से इनकार कर देता है। वो पहले ही उस आयरिश महिला से हाथ मिला चुका था। बर्नार्ड निराश होकर बैंक से बाहर निकलता है। तभी उसकी तेज नजर मेन डोर पर लगे एक साइन बोर्ड पर ठहर जाती है। उस गगनचुंबी इमारत में दर्जनों बैंकों के दफ्तर थे। बस यहीं से अपमान की राख से एक ऐसा पागलपन भरा मास्टर प्लान जन्म लेता है जो अमेरिका का इतिहास बदलने वाला था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दूसरा एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।